मंगवाने पर भी टैक्सेस भी शामिल है। अब प्रोग्राम इकोनॉमी मैटर्स के इशू को उठाने पर हुकूमत भी जागने लगी है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने टैक्सों के बोझ से इंटरनेशनल कंपनियों के मुल्क छोड़कर जाने को तस्लीम किया है। फिर वजारत खजाना के मुशीर मोहम्मद अली ने आज यकीन दहानी कराई कि इंडस्ट्री पर टैक्स के बोझ को कम किया जा रहा है, बजट में रिलीफ मिलेगा। यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि जब बिजली, गैस और टैक्स सब रीजन से महंगे हों तो क्या पाकिस्तान वाकई इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्टिव रह जाता है? कोई भी सनत लगाने का सोचेगा तो फिजिबिलिटी बनाएगा, फिर देखेगा कि रीजन में कौन सा मुल्क फेवरेबल है। इंटरेस्ट रेट आधा हो गया, फिर मैक्रो इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं वो बेहतर हो गए, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम से कम रखना होगा, ये लाजमी हो चुका है। फिर ही लोकल और फॉरेन इन्वेस्टर्स राग़िब होंगे। आज हमारे साथ मौजूद होंगे टैक्स एक्सपर्ट एहसन मलिक साहब, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं सैयद रिजवान आलम की रिपोर्ट, फिर आगे बढ़ते हैं। को दो राय नहीं कि पाकिस्तान में टैक्स की शरह ना सिर्फ खित्ते में बल्कि बाज़ सूरतों में तरक्की याफ्ता ममालिक से भी ज़्यादा है। टैक्स मशीनरी बरसों से टैक्स कलेक्शन के अहदाफ हासिल नहीं कर पा रही है। ना सिर्फ ये बल्कि टैक्स नेट में भी कोई खातिर खा इजाफा नहीं हो सका है। यही वजह है कि टैक्स निज़ाम में रजिस्टर्ड अफराद और इदारों को ही निचोड़ा जाता है। इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, सुपर टैक्स, डिविडेंड पर टैक्स, बोनस पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स। आप समझ ही गए होंगे कि बात पाकिस्तान की हो रही है। जो कमाए उसका आधे से भी ज्यादा हिस्सा हुकूमत को अदा करें। ऐसे में मुल्क से सिर्फ फ्लाइट ऑफ कैपिटल और ब्रेन ड्रेन ही नहीं बल्कि पूरी सनतें बैरून मुल्क मुंतकिल हो रही हैं। हम ये कहते हैं कि हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए। कौन सा फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो किसी ऐसे मुल्क में आएगा जहाँ पे 50%, 60% से ज़्यादा उसके टैक्सेशन चली जाए। आप करीब दुबई की मिसाल ले लें, वहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स वो भी चंद सेक्टर्स पे 9% है और 15% VAT है। अब स्टार्ट करते हैं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग से, पहले 18% सेल टैक्स आता है। इंपोर्ट के ऊपर आज आप बहुत सारे टैक्सेस वसूल कर रहे हैं, उसके बाद आप डबल टैक्सेशन कर रहे हैं, उसके बाद PRA के टैक्सेस हैं। ये सारे जब टैक्सेस का पूरा आप जब कंपैरिजन करते हैं तो हमारे यहाँ ऑलमोस्ट एक बंदा 45 से लेके 60% तक टैक्स दे रहा होता है, जिसके अंदर फिर एडिशनल सुपर टैक्स भी शामिल है। हुकूमत के बड़े माशी इशारियों में इस्तेहकाम के दावे अपनी जगह, लेकिन ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान में बड़ी सनतों की पैदावार टैक्सेस के बोझ में दब कर रह गई है। सूरत हाल किस कदर खराब है इसका इदराक खुद हुकूमत को भी है और वो इसका एतराफ भी करती नजर आना शुरू हो गई है। अच्छी बात यह है कि अब इन मामलात को हल करने में हुकूमत संजीदा नजर आ रही है। जितनी आप ड्यूटीज बढ़ाते जाएं और जितना उसमें आता जाए, ये तो लॉस है। तो अगर हम ईस्ट एशिया में भी देखें, साउथ ईस्ट एशिया में देखें, उस वक्त भी यही इश्यूज थे। वहाँ एनर्जी भी हाई थी, टैक्सेशन भी हाई थी, फाइनेंसिंग कॉस्ट भी हाई थी। लीडरशिप डिसाइडेड इनफ इज इनफ एंड वी आर गोइंग टू लिबरलाइज। बजट की आमद करीब है और हुकूमत ने टैक्स पॉलिसी की तश्कील को FBR से लेकर वजारत खजाना को मुंतकिल कर दिया है, जिसको ताजिर हल्कों में खुशाइंद करार दिया जा रहा है। ताजिर नुमाइंदों का कहना है कि टैक्स निज़ाम में करप्शन और हिरासमेंट भी बहुत बड़ा मसला है। जब तक पाकिस्तान में बरामदात पर मबनी माशी तरक्की की रफ्तार 6% नहीं हो जाती, उस वक्त तक मुल्क में दुबई की तर्ज का टैक्स मॉडल नाफिज होना चाहिए। कैमरा टीम के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। रिजवान आलम की रिपोर्ट आपने देखी और वाकई हुकूमत संजीदा दिखाई दे रही है, लेकिन सवाल यही है कि क्या IMF को वो कायल कर सकेंगे। इस हवाले से बात हम करेंगे। टैक्स एक्सपर्ट एहसन मलिक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एहसन साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। एहसन साहब, इंडस्ट्री का बहुत बड़ा मसला इस वक्त टैक्सों के बोझ का है। खित्ते में सबसे ज्यादा शरह हम पाकिस्तान में ही देख रहे हैं। फिर ये बताइएगा, अगर हम कंपनी से शुरू करें, कंपनी रजिस्टर्ड होते ही कौन कौन से विफाकी और सूबाई टैक्सेस खुद ब खुद लागू हो जाते हैं उस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब, थैंक यू। शाहजेब, जो आपने पहले इंट्रो में रिपोर्ट दिखाई, मैं इस पर थोड़ा सा आपसे 1 मिनट लूँगा। फाइनेंस मिनिस्टर ने जो अपने एड्रेस में बातचीत की, मैं ये समझता हूँ ये मतलब जो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि जी जो कंपनीज हैं वो जा रही हैं, बट उसके बदले में इन ल्यू में कुछ कंपनीज आ भी रही हैं। बट ये क्या मजाक है पाकिस्तान के साथ कि जो कंपनीज जा रही हैं आप उनको क्यों नहीं रोक पा रहे अपनी पॉलिसीज की वजह से? मतलब आपकी रिपोर्ट में मेंशन है कि आप 60% तक टैक्स चार्ज कर रहे हैं। मतलब जब आप इतनी हैवी टैक्सेशन रखेंगे परसेंटेज में तो ऑब्वियसली टैक्स एवेजन होगी, टैक्स चोरी होगी। जब तक आप इस टैक्स की परसेंटेज को कम नहीं करेंगे तब तक आपकी इकोनॉमी को ग्रोथ नहीं मिलेगी, और जब तक आपकी इकोनॉमी रन नहीं होगी आपको इन मसाइल का सामना होगा। मैं फाइनेंस मिनिस्टर के एड्रेस के ऊपर आऊँगा कि उन्होंने कहा कि जी
हम जो अपनी टैक्स पॉलिसी है उसको फाइनेंस डिवीजन में ले आए हैं। ये आई वॉश किसके लिए है? आईएमएफ के लिए, ये पाकिस्तान की पब्लिक के लिए। हमें नहीं पता कि जिन लोगों को आप टैक्स पॉलिसी में लेके गए हैं वो एफबीआर के ही तमाम अफसरान हैं। आपको पूरे पाकिस्तान में कोई अच्छा इकोनॉमिस्ट नहीं मिला टैक्स पॉलिसी के लिए, आपको कोई अच्छा टैक्स एक्सपर्ट नहीं मिला, आपको कोई अच्छा मुआशी तजियाकार एनालिस्ट नहीं मिला जो आपको टैक्स पॉलिसी पे गाइड करे कि यार पब्लिक पल्स क्या है और आप किस तरीके से टैक्स नेट बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ एफबीआर का टैक्स कलेक्शन है और वो भी डंडे के जोर पे, जिसकी वजह से आपने अपनी इतनी परसेंटेजेस बढ़ा दी हैं। जैसे अभी रिजवान की रिपोर्ट में था, उन्होंने मेरे ख्याल से चेक नहीं किया, 29% उन्होंने कहा कॉर्पोरेट टैक्स, वो 35% पे चला गया है। और उसके बाद सुपर टैक्स, मतलब जो जीएसटी है वो 18%। आप इंपोर्ट पे, एक्सपोर्ट पे, एफईडी, उसके बाद कस्टम ड्यूटीज को जब कैलकुलेट करते हैं चीज़ें वाइबल ही नहीं है। बट इसमें एक मेरा और पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि अगर आपने इतनी हैवी टैक्सेशन भी रखी हुई है तो इसके साथ अगर आपको थोड़ी सी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब मेरी अभी पंजाब गवर्नमेंट में एक दो जगह पे मुलाकात हुई और मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ सीएम पंजाब साहिबा को कि वो जितना फोकस चीजों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर कर रही है। बिल्कुल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एहसन साहब बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ये जिक्र भी कर रहे हैं, हम ये अपने नाज़रीन को बताएं कि इंडस्ट्री पर टैक्सों के बोझ की क्योंकि बात हो रही है। इसी पर जो मारूफ सनतकार हैं आरिफ हबीब साहब, उन्होंने समा से खुसूसी गुफ्तगू की है, रिजवान आलम ने उनसे की है, वो आपको सुनवाते हैं और फिर इसी टैक्सी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। नहीं होगी जब तक कि ये टैक्स रेट रेशनलाइज नहीं होंगे, एनर्जी प्राइसेस ठीक नहीं होंगी, इंटरेस्ट रेट जो है और सही ठीक नहीं होंगे, तो वो बिजनेस कम्युनिटी डिमांड करती है कि इन चीज़ों को आप ठीक करें। और अभी गवर्नमेंट भी इसको रियलाइज़ करती है कि ये हायर साइड पे आपने जो SIFC के कोऑर्डिनेटर को भी प्रेस में सुना कि उन्होंने ये बात भी कही कि अगर ये ऐसे रेट रहे तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकेगी। जब भी ये बिजनेस ग्रुप की मीटिंग जो है वो प्राइम मिनिस्टर या उनकी टीम से होती है तो दोनों तरफ से ये बात जो है वो उठती है कि हमारे मुल्क के अंदर एनर्जी प्राइसेस ज़्यादा हैं, हमारे मुल्क के अंदर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, हमारे मुल्क में टैक्स रेट ज़्यादा है। तो वो ये एग्री करते हैं कि ये टैक्स रेट्स को कम होना चाहिए। बट वो कहते हैं कि चूँकि हम IMF प्रोग्राम में हैं तो हमारे पास स्पेस जो है वो नहीं मिलता है, तो हम वो चीज़ नहीं कर पाते। लास्ट ईयर भी वो ये प्रॉमिस करते थे कि जैसे ही हमें स्पेस मिला तो हम इन चीज़ों को कम करेंगे, यानी सुपर टैक्स को कम करेंगे। मेरी अभी बात हो रही थी एक बहुत ही सीनियर डिसीजन मेकर से हुकूमत के, तो वो तो बहुत ही कॉन्फिडेंट थे। उन्होंने कहा कि हम IMF के साथ जो है वो अब इंगेज हो रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में कॉर्पोरेट टैक्स रेट 27% हो, हम ये चाहते हैं कि सुपर टैक्स ना हो, हम चाहते हैं कि इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स जो है वो नहीं होना चाहिए, और इस पर हम कोशिश करेंगे कि IMF को हम कन्विंस करें। और वो किस तरह पॉसिबल होगा, उन्होंने कहा कि ये जो हमारा बजट डेफिसिट है उसको अब हम 8% से 3.9% पे ले आएँ, तो उसमें अगर हम थोड़ी सी जो है वो गुंजाइश पैदा करेंगे तो हमारे पास जो है 1 से 1.2 ट्रिलियन जो है वो की गुंजाइश बनेगी। तो 1.2 ट्रिलियन ये अगर हमको गुंजाइश हुई तो ये जो हम बातें वो करते हैं टैक्सेस कम करने की, तो वो बोला वो पॉसिबल होगा। और उस पर वो ये कह रहे हैं कि हमने जो मॉडल बनाया है उस मॉडल में ये जो हम गिव अप करेंगे 1.2 या 1 ट्रिलियन, इससे जो एक्टिविटी तो बढ़ेगी, जॉब्स वगैरह और सब बढ़ेंगे, लेकिन ये जो लॉस ऑफ इनकम है वो 3 साल में रिकवर हो जाएगा, क्योंकि उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। तो एक्टिविटी बढ़ेगी तो कम रेट पर भी उनको बेटर रेवेन्यू जो है वो हासिल होगा। तो इस बेस पर मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले बजट में जो है ये ज़रूर इस चीज़ पर जो है वो काम होगा और वो IMF को कन्विंस करने की पोजीशन में होंगे। ये चीज़ें बहुत सीरियस क्वार्टर में डिस्कस हो रही हैं, सीरियस क्वार्टर में डिस्कस हो रही हैं। एहसन साहब, मैं वापस आपकी जानिब आऊंगा। आरिफ हबीब साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे, उन्होंने भी ये बताया कि हुकूमत IMF को इंडस्ट्री पर टैक्स बोझ कम करने के लिए कायल कर रही है, अब जिसके लिए फिर बजट खसारा कम करने से जो फिस्कल स्पेस है वो बनाई जाएगी। लेकिन सवाल फिर यही आता है एहसन साहब कि क्या हुकूमत इंडस्ट्री को
फैसिलिटेट करने में कामयाब हो सकती है, क्योंकि इस वक्त हम तमाम पॉलिसियां IMF के कहने पर ही बना जा रही हैं इस वक्त। शाहजेब, मैं डिफरेंट फोरम्स पे ये बात कह चुका हूँ कि IMF का इतना फॉल्ट नहीं है, कसूर हमारा है, हमारे पॉलिसी मेकर्स का है कि आपने सिर्फ टैक्स कलेक्शन पे जोर रखा हुआ है, वो भी डंडा पकड़ के। और जब तक आप टैक्स बेस नहीं बढ़ाएंगे आपका रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा। आप रेवेन्यू जिस साइज में लेके जा रहे हैं ग्रेजुअली, वो आपको हर दफ़ा डेफिसिट का सामना करना पड़ता है। आप अभी आरिफ हबीब साहब जैसे बात कर रहे थे, IMF प्रोग्राम हमारा को 3.5 साल का था और मेरे ख्याल है उसमें से हमको 2-2.25 साल कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये जो बजट है इसमें मेरे ख्याल है गवर्नमेंट के पास स्पेस निकलेगी कि वो थोड़ा सा क्रीज से बाहर निकल के प्ले कर पाए। बट उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड करना चाहिए। ये जो IRS इनकम टैक्स ऑफिसर्स का माइंडसेट है, जस्ट टू कलेक्शन और जस्ट टू जनरेट द रेवेन्यू, इससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप लोगों को ऑन बोर्ड नहीं करेंगे, अपनी टैक्स की परसेंटेजेस को कम नहीं करेंगे, तब तक आप अपना ग्रोथ रेट को अचीव नहीं कर पाएंगे, तब तक आप FDI को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब अभी रिसेंटली आपने भी मीडिया में देखा होगा, जो आरिफ हबीब साहब कह रहे हैं या अब लोगों ने ज़्यादा ब्लंटली कहना शुरू कर दिया, जब SIFC के नेशनल कोऑर्डिनेटर जनरल सरफराज ने भी मतलब हाईलाइट की चीज़ कि जिस टैक्सेशन की परसेंटेज आपने रखी हुई है, इसके ऊपर तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो मेरा ख्याल है जब एक लेफ्टिनेंट जनरल मुल्क का कह रहा है और एक बड़े अदारे का सरबराह कह रहा है, तो अभी तक तो इस पे डिसीजन हो जाना चाहिए था। और मैं एक और चीज़ बताऊं शाहजेब, क्योंकि मैं चीज़ों को देखता हूं बड़ी बारीकी से, इसमें कोई 50% ऐसे इश्यूज हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं जिनका IMF भी आपको सपोर्ट करता है। लाइक आपने जैसे लेट फाइलर का ड्रामा रखा हुआ है, उसके बाद आप जो लोगों का विदहोल्डिंग टैक्स कलेक्ट करते हैं वो रिफंड नहीं करते। बिल्कुल ऐसा साहब, इसी तरफ आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आज हम प्रोग्राम में इस पर, क्योंकि आपकी गहरी नजर है, हम इसको थोड़ा समझ भी सकें। FDI को हमने अट्रैक्ट करना है तो फिर हमें क्या करना होगा, एक तो ये बात हो रही है, लेकिन साथ में हमें इस हवाले से बताएं कि एक रजिस्टर्ड बिजनेस को साल के आखिर में इनकम या फिर जो कॉर्पोरेट टैक्स का आप जिक्र कर रहे हैं वो किस बुनियाद पर अदा करना पड़ता है। फिर जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस पर सेल्स टैक्स लाजमी है या ये सेक्टर के हिसाब से मुख्तलिफ होता है? जरा आप एक्सप्लेन भी कीजिए इसको। शाहजेब, बेसिकली GST तो आपका तब पे होगा जब आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं, सप्लाईज में हैं, तो आप पे एप्लीकेबल है। और अगर आप वैसे को अदर को बिजनेसेस कर रहे हैं तो उसमें तो फिर आपका कॉर्पोरेट टैक्स है और उसके डिफरेंट स्लैब बने हुए हैं, 6 लाख से 12 लाख तक, 12 लाख से 20 लाख तक, और ये कुछ 56 लाख रुपए तक के स्लैब्स हैं और इनके ऊपर डिफरेंट स्लैब्स हैं। और अगर आप 56 लाख को क्रॉस करते हैं तो फिर आपके ऊपर सुपर टैक्स एप्लीकेबल हो जाता है। तो जिसके बाद बेसिकली जो कंपनीज या सॉफ्टवेयर हाउसेस पाकिस्तान से जा रहे हैं दुबई में, वो बेसिकली टैक्सेशन को अवॉइड करना चाह रहे हैं ना, वो अपने मेन ऑफिसेज वहां पे मूव कर रहे हैं। सही। तो ये चीज पता नहीं क्यों नहीं मतलब फाइनेंस मिनिस्टर साहब को समझ आ रही। अच्छा, लेकिन ऐसे साहब यहाँ सुपर टैक्स का जिक्र कर रहे हैं, फिर ये भी जरा बताइए कि सनतकारों का एक बड़ा मुतालबा रहता है सुपर टैक्स के खात्मे का, अब ये तो हम जानते हैं, लेकिन इसके साथ किस सतह के बिजनेस पर ये सुपर टैक्स या इजाफी जो लेवीज हैं वो लागू होती हैं, ये बताइएगा। शाहजेब, बेसिकली ये सुपर टैक्स तो आपकी जो 1 करोड़ से प्लस प्रॉफिट के ऊपर आपकी इनकम के ऊपर ये सुपर टैक्स लागू हो जाता है जो बड़ी कंपनीज हैं। तो इसी वजह से आपने अगर देखा हो रिसेंट पास्ट में, जो मैं नाम नहीं लेना चाहता, आपके बड़े जो मल्टीनेशनल थे वो पाकिस्तान से वाइंड अप करके निकले हैं। बट उसकी इमीडिएटली यहाँ तक मैं आरिफ हबीब साहब के साथ सहमत हूँ कि जो हमारी गवर्नमेंट है अभी वो इसके ऊपर सीरियस हुई है और मुझे भी इंगेज किया गया वो आज से 10-15 डेज पहले कंसर्न क्वार्टर्स में,
और हाई अप्स ने बुलाया और मैंने जितनी बातचीत आपसे कर रहा हूँ उनको इन चीज़ों की निशानदेही की और वो अब इसके ऊपर सीरियसली इसको देख रहे हैं। सीरियसली देख रहे हैं, लेकिन ऐसे साहब आप समझते हैं जो इस वक्त कंडीशंस हैं हमारी, हम देख रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो आ रही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको लगता है कि जितने भी मुतालबात हैं बिजनेस कम्युनिटी के, सनतकारों के, उन मुतालबात को पूरा कर सकती है इस वक्त हुकूमत इस कंडीशन में है? शाहजेब भाई, मैं ये समझता हूँ जो हमारी इंडस्ट्रियलिस्ट के मुतालबात हैं, हमारे चेंबर्स के मुतालबात हैं, अगर ये उसके 50% उनके मुतालबात मान लें और प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज को हैंडल कर लें और ये जो हरासमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज क्या क्या हैं, जरा आप ये जल्दी से बताइएगा। मतलब मैं आपको, जैसे हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, सही, ठीक है, अगर वो यहाँ पे कोई चीज ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं उसका मैकेनिज्म इतना टफ है कि विदाउट पेइंग द ब्राइब आप अपने आप को ओवरसीज पाकिस्तानी मनवा ही नहीं सकते। सही, मतलब मैं ये कंप्लेंट चेयरमैन एफबीआर साहब को काफी दफा कह चुका हूं और हाईलाइट कर चुका हूं। सेकंड, ये जो लेट फाइलर वाला इशू है, मतलब हमारी लास्ट टैक्स रिटर्न की डेट थी 31 अक्टूबर। अब 1 नवंबर के बाद जो भी फ्रेश फाइलर अपने आप को रजिस्टर करना चाहता है, ही बी ट्रीटेड एज लेट फाइलर। मतलब ये पूरी दुनिया में ये मजाक नहीं है। बिल्कुल। इसके साथ साथ कंप्लायंस के इश्यूज अलग हैं, फिर ऑडिट के इश्यूज हैं, फिर इसके साथ साथ जैसे कि आप बात भी कर रहे हैं जो रिटर्न फाइलिंग है उसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एहसन साहब, बहुत शुक्रिया आपने शो में ज्वाइन किया और उम्मीद करते हैं हम हुकूमत जिस तरीके से संजीदगी का इजहार कर रही है इस वक्त। इस्लामाबाद से आपको खबर दें जहां चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के बेटे शाये है। इस्लामाबाद से खबर सामने आ रही है जहां पर चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के बेटे की गाड़ी को हादसा पेश आया। हादसा सुप्रीम कोर्ट के सामने शाराए दस्तूर पर पेश आया। मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए गाड़ी ड्राइवर से जाकर टकराई। पुलिस, ट्रैफिक एहलकार मौका पर पहुंच गए, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के बेटे की गाड़ी को हादसा पेश आया है। इस्लामाबाद में हादसा सुप्रीम कोर्ट के सामने शाराए दस्तूर पर पेश आया। मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए गाड़ी ड्राइवर से जा टकराई। वेनेजुएला की सियासी रहनुमा मरिया कोरिना मचारू ने व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात की। नोबेल इनाम याफ्ता सियासी रहनुमा ने निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने पर अपना नोबेल इनाम सदर ट्रंप को पेश कर दिया। व्हाइट हाउस जराये के मुताबिक सदर ट्रंप नोबेल इनाम अपने पास रखेंगे। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में सदर ट्रंप ने मचारू का शुक्रिया अदा किया। कहा, मचारू से मुलाकात एक एजाज है, उन्होंने मेरे काम के एतराफ में अपना नोबेल इनाम पेश किया। ये बाहमी एहतराम का इंतहाई खूबसूरत इजहार है। व्हाइट हाउस ने नोबेल इनाम लेते हुए सदर ट्रंप की तस्वीर भी जारी कर दी। पाकिस्तान में एनर्जी सिक्योरिटी के हवाले से अहम फैसला, पावर स्टोरेज के लिए लिथियम बैटरियां पाकिस्तान में बनाई जाएंगी। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड ने पॉलिसी ड्राफ्ट तैयार कर लिया, तो आपको अपडेट कर रहे हैं। इस हवाले से अहम फैसला है जिसके बारे में आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान में एनर्जी सिक्योरिटी के हवाले से अहम फैसला सामने आया है। पावर स्टोरेज के लिए लिथियम बैटरियां पाकिस्तान में बनाई जाएंगी। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड ने पॉलिसी ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। गवर्नर पंजाब ने कहा है, भारत को शिकस्त देने के बाद पाकिस्तानी पासपोर्ट और पाकिस्तानियों को दुनिया में इज्जत की निगाह से देखा जाता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने अपने से कई गुना ज्यादा ताकतवर दुश्मन को शिकस्त दी। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर के एजाज में पेरिस में पाकिस्तान बिजनेस फोरम फ्रांस के चेयरमैन सरदार ज़हूर इकबाल और समंदर पार पाकिस्तानीज ने तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पाकिस्तान के हक में नारेबाजी की गई। गवर्नर पंजाब ने फ्रांस में मुकीम पाकिस्तानियों को बिलावल भुट्टो जरदारी का पैगाम पहुंचाया। उनका कहना था, हमें दुनिया में पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा उजागर करना है। पीटीआई ने मुफाहमत के बजाय इंतशार की सियासत की। जलाओ घेराओ और कंटेनर की सियासत एक मखसूस सियासी जमात का वतीरा है। और आपको बताएं, रावलपिंडी में आटे की तरसील बहाल, सरकारी निर्खों पर फराहमी जारी। बराह रास्त फ्लावर मिल से आटा खरीदने वाले पर चून फरोश 15 किलो आटे के थैले की मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं। मजीद जानते हैं रावलपिंडी में समा के नुमाइंदे यासिर हकीम से। यासिर, रावलपिंडी में आटा फराहमी की क्या सूरत हाल है? देखिए, बिल्कुल रावलपिंडी से ऐसी कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई जिसके मुताबिक ये पता चल सके कि रावलपिंडी में किसी भी इलाके में आटे की तरसील नहीं हो रही। ताहम कुछ शिकायत ये ज़रूर मौसूल हुई हैं कि पलचून फरोश जो बराह रास्त मिलों से आटा उठाते हैं उसमें उनके मनमाने निर्ख वसूल किए जा रहे हैं और मजमूई तौर पर 15 किलो आटे का जो थैला है जिसका सरकारी रेट नहीं निकाला जाता उसकी कीमत
मनमानी वसूल की जा रही है और 15 किलो थैले का जो रेट है वो 2050 से 2100 रुपये तक वसूल किया जा रहा है। लेकिन ज़िली इंतज़ामिया से रब्ता करने पर उनकी जानिब से ये बताया गया है कि पंजाब हुकूमत ने पहले ही सरकारी तौर पर आटे के निर्ख मुकर्रर कर रखे और शहर में 50 से ज़ायद ऐसे मकामात हैं जहाँ पर सरकारी तौर पर लोगों को आटा फराम किया जा रहा है। सरकारी तौर पर 10 किलो आटे का जो थैला है उसकी कीमत 905 रुपये, जबकि 20 किलो आटे की जो कीमत है वो 1810 रुपये वसूल की जा रही है। ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान का कहना है कि शहर के मुख्तलिफ स्पॉट्स पर कुछ परचून फरोश ऐसे भी है जहाँ पर गली महल्लों में भी उन्हें सरकारी रेट पर आटा फराम किया जा रहा है ताकि लोगों को आटे की तरसील यकीनी बनाई जा सके और उन्हें सरकारी रेट पर आटा फराम हो। जी यासिर, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, आपको बताएं, चाबहार से दस्तबरदारी, भारत के ईरान से ताल्लुकात की असलियत सामने आ गई है। अमरीकी दबाव पर ईरान से मुआहिदे तर्क कर देना भारत की दोगली पॉलिसियों का सबूत है। चाबहार से दस्तबरदारी, भारत के ईरान से ताल्लुकात की असलियत सामने आ गई। अमरीकी दबाव पर ईरान से मुआहिदे तर्क कर देना भारत की दोगली पॉलिसियों का सबूत है। भारत ने पाबंदियों के नफाज से कबल तेहरान को अपनी तयशुदा $120 मिलियन की रकम अदा की थी। चाबहार से दस्तबरदारी, भारत के ईरान से ताल्लुकात की असलियत सामने आ गई। अमरीकी दबाव पर ईरान से मुआहिदे तर्क कर देना भारत की दोगली पॉलिसियों का सबूत है। भारत ने पाबंदियों के नफाज से कबल तेहरान को अपनी तयशुदा $120 मिलियन की रकम दी थी। तो आपको अपडेट करें इस हवाले से, चाबहार से दस्तबरदारी, भारत की ईरान के साथ ताल्लुकात की असलियत सामने आ गई है। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के बोर्ड पर मौजूद सरकारी नामजद डायरेक्टर्स की जानिब से ये बताया गया, चाबहार से दस्तबरदारी, भारत के ईरान से ताल्लुकात की असलियत सामने आ गई। मौजूदा सरकारी नामजद डायरेक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया है। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड कंपनी की वेबसाइट भी बंद कर दी गई है। क्या तफसीलात है, नुमाइंदा खुसूसी सुमेरा खान से जानेंगे। सुमेरा, अपडेट कीजिएगा। जी, मफादात के हुसूल की खातिर ईरान से किए गए मुआहिदे को जरा से अमरीकी दबाव में तर्क कर देना भारत की दोगली पॉलिसी का सबूत है। भारतीय मीडिया की मुआशी रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने पाबंदियों के नफाज से कबल तेहरान को अपनी तयशुदा $120 मिलियन की रकम अदा की थी और इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के बोर्ड पर मौजूद तमाम सरकारी नामजद डायरेक्टर्स ने इज्तिमाई तौर पर रिजाइन किया है। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड कंपनी की वेबसाइट भी बंद कर दी गई है ताकि अमरीकी सैंक्शंस के मुमकिन इम्पैक्ट से मुतालिक अफराद और इदारों को बचाया जा सके। माहिरीन मुआशी उमूर ने भी इस पर अपनी राय दी है कि खदशा है भारत ने ईरान की बंदरगाह को बज़ाहिर सरमायाकारी के लिए ठीक है सुमेरा, आप साथ ही रहेगा। हमें ज्वाइन किए तज्ज़ेकार सैयद मोहम्मद अली साहब ने, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे आपके ज़रा से दबाव के ऊपर जो दोगली पॉलिसियाँ हैं वो सामने आ रही हैं, भारत ने ईरान के साथ ताल्लुकात की जो असलियत है वो भी अब खुलकर सामने आ गई है, चाबहार से दस्तबरदारी सामने आई है। जी बिल्कुल, देखिए दो बातें बिल्कुल वाज़ेह हैं कि भारत ने अपनी पूरी तारीख में जो हमारे मगरबी हमसाए हैं उनकी कोई तरक्की और खुशहाली में कोई रोल प्ले नहीं किया, सिर्फ उनको इस्तेमाल करने की कोशिश की है पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए। इसमें अफगानिस्तान की मिसाल भी शामिल है और चाबहार के हवाले से भी उनके बड़े यानी कि बहुत बुरे इंटेंशंस थे पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। तो दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ईरानी भाइयों को भी समझने के लिए, वो ये है कि जिस तरह इसराइल और ईरान के दरमियान जंग हुई, तो जिस तरह खुलकर भारत और उनके अवाम और मीडिया ने भरपूर अंदाज में इसराइल का साथ दिया, ये उनकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। दूसरी बात यह है कि अफगानी हों या भारतीय हों, उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो न सिर्फ पाकिस्तान मुखालिफ बल्कि वहाँ पे मुसाद के एजेंट्स हैं और उनके मुल्क में वो जासूसी करते हैं और उनको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो मैं वज़ीर-ए-आज़म सेहत कार्ड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करें, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। जमहूरियत पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, वफाकी वज़ीर सेहत जनाब सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब, वफाकी वज़रा, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान, पार्लियामेंटेरियंस, सेक्रेटरी साहिबान, एक्सीलेंसी, सरकारी अफसरान, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज की ये जो तकरीब है वज़ीर आज़म सेहत कार्ड का इजरा फ़ेडरल टेरिटरी के लिए, और इसमें इस्लामाबाद भी है, आज़ाद जम्मू कश्मीर भी है और गिलगित बल्तिस्तान भी है। बहुत सी आबादी को इससे फ़ायदा होगा। इसके खदोखाल बताने के लिए और इसकी मज़ीद तफसीलात के लिए मैं इस वक्त दावत देना चाहूँगा जनाब मोहम्मद अरशद कायम खानी साहब को, जो कि चीफ़ एग्ज़ेक्टिव ऑफ़िसर हैं वज़ीर आज़म सेहत कार्ड प्रोग्राम के। तशरीफ़ लाएँ मोहम्मद अरशद कायम खानी, चीफ़ एग्ज़ेक्टिव ऑफ़िसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन, फिर इसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर।
1 जनवरी 2016 को जनाब वज़ीर आज़म आपकी हुकूमत के तहत जिस सफ़र का हमने सेहत कार्ड का आगाज़ किया था वो पाकिस्तान की 1/3 आबादी के लिए किया था, और आज वो सफ़र गुज़श्ता 10 बरसों में एक एक कदम आगे बढ़ते हुए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की शक्ल इख्तियार कर गया है। जनाब वज़ीर आज़म, पाकिस्तान में जितने पावर्टी सर्वे किए गए हैं और बैनुल-अक़वामी तौर पे भी जितने पावर्टी सर्वे किए गए हैं, 66% लोग ख़ते गुर्बत से सिर्फ इसलिए गिरते हैं कि उनके पास सेहत के हंगामी अखराजात की अदायगी के लिए पैसे नहीं होते। उसकी वजह से बच्चा चाहे हुक्मरान का हो या आम आदमी का, वो उसे बचाने के लिए अपनी हर चीज़ दाव पे लगा देते हैं। घर बिकते थे, जानवर बिकते थे, जेवर बिकते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म सेहत कार्ड के बाद अब ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी। रियासत अपने शहरी